चलो नेक्स्ट है आपका प्लांट हार्मोन। आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। इसके ऊपर 4 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने आपका जो एनिमल होता है उस केस में हार्मोन्स आपको अलग मिलेंगे, और प्लांट के केस में हार्मोन्स जो है ये अलग मिलते हैं। हार्मोन एक ऐसा केमिकल होता है जो नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है या फिर रेगुलेट करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लांट इज डिपेंड अपॉन दी हार्मोन्स। ठीक है, और ये हार्मोन जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें से 5 जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपके, वो है आपके ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा भी आपके पास में हार्मोन्स होते हैं जो आपके प्लांट के फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे ब्रेसिनोस्टेरॉइड हो गया, जैस्मोनिक एसिड हो गया, ये अदर एग्जांपल्स है, इसको भी अपन कवर करने वाले हैं। बट जो ये 5 हार्मोन्स है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, इसके ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो पहले समझ लो, उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे याद रखना है, उसके हिसाब से फिर आप स्टडी करोगे। ठीक है, ऑक्सिन जो है या कोई भी इंडिविजुअल हार्मोन जो है, इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर आता है तो पूरा ऑक्सिन के बारे में पूछा जाएगा। मेनली आपका टारगेट किया जाता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन को। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा टारगेट किया जाता है स्ट्रक्चर, या फिर जो भी आपका ऑक्सिन का केमिकल नेम रहेगा, उसके ऊपर एक ऑप्शन ऐड किया जाता है। और सबसे लास्ट में बायोसिंथेटिक पाथवे, इसके ऊपर एक सेंटेंस ऐड किया जाता है। तो टोटल हो गया आपके पास 3 टॉपिक एक हार्मोन में। तो कोई भी हार्मोन है तो उसके ये 3 टॉपिक के ऊपर एक एक सेंटेंस ऐड किया जाता है 4 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल सभी हार्मोन जो है, सभी मतलब 5 में से 5 हार्मोन्स नहीं लेंगे, कभी कभी ऑक्सिन एंड साइटोकाइन का कंपैरिजन किया जाता है, या फिर ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइन के बारे में ऐड किया जाएगा। तो कोई भी ये 5 हार्मोन में से कोई भी हार्मोन का कॉम्बिनेशन बना सकते, और एक ही टॉपिक को ये टारगेट करते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन या फिर आपका बायोसिंथेटिक पाथवे। तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइन इसको मिला के अगर क्वेश्चन बनाए 4 मार्क के लिए, तो फिर वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को टारगेट करेंगे या फिर बायोसिंथेटिक पाथवे को टारगेट करेंगे। बट मिनिमम आप पकड़ लो कि एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन प्लांट हार्मोन के ऊपर आने वाला है। बाकी एक से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन की अगर हम बात करते तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन जो है ये ऑक्सिन का सबसे पहले स्टडी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो एक एक एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ते कि प्लांट हार्मोन जो है इसका स्टडी कैसे स्टार्ट हुआ,
और सबसे पहले कौन से हार्मोन को स्टडी किया गया, ठीक है। तो जैसे सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो सीड जर्मिनेशन के बाद में रेडिकल फॉर्म होता है, मतलब रूट रेडिकल आपका फॉर्म होता है, तो रूट आपका बन गया। रूट बनने के बाद में फिर आपका शूट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो आपका सीड जब जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको सीड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर जो आपका प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, जो ऊपर आपका ये लीफ का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल। तो इसके ये जो आपका कैप है या फिर ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में क्या रहेगा, जो भी लीफ प्राइमोर्डियम है, मतलब जो नया लीफ आपका बनने वाला है, वो वहां पे आपका प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ये कोलियोप्टाइल है, इसी के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। तो सबसे पहले डार्विन और उसका जो सन था, इन्होंने फोटोट्रॉपिज्म का स्टडी स्टार्ट किया। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, ये स्लाइड क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ सर। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन से आप लाइट को प्रोवाइड करते हो, उस डायरेक्शन में आपका जो प्लांट है ये मूवमेंट शो करता है। जैसे मनी प्लांट अगर आपके घर में होगा, तो मनी प्लांट की ग्रोथ या उसका जो टीप होता है, ठीक है, इसको अपन शूट अपाइकल मेरिस्टम बोलते हैं, उसका जो टीप होता है वो उसी डायरेक्शन में माइग्रेट करता है जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है। ये कभी आपने देखा है क्या? ऐसा हर एक प्लांट के साथ में होता है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, होता है ऐसा। हाँ यस सर। सर। तो उसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म, मतलब इट अट्रैक्ट्स और ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है, उस डायरेक्शन में ये कोलियोप्टाइल जो है ये बेंड होता था, ठीक है। तो जो कोलियोप्टाइल है ये बेंड हो गया किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से आपने लाइट को प्रोवाइड किया था। बट डार्विन ने क्या किया, जो इसका टिप था इसको कट कर दिया। टिप को कट करने के बाद में यहां पे इसको बेंडिंग नहीं मिला, मतलब जो कोलियोप्टाइल था ये बेंड नहीं होता था, नो कर्वेचर। तो इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट भी बोला गया, ठीक है, कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। अब देखो कि ये आपने टिप को कट कर दिया तो ये अभी लाइट के डायरेक्शन में फोटोट्रॉपिज्म या कर्वेचर शो नहीं कर रहा। तो इससे इसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कोलियोप्टाइल का टिप होता है, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नलिंग के लिए फॉर द कर्वेचर और बेंडिंग। तो जो भी ग्रोथ स्टिमुलस है ये कौन प्रोड्यूस करता है, आपका टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, और वो सिग्नल को भेजता है नीचे की तरफ और उसी की वजह से आपका बेंडिंग होता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इसने कैप लगा दिया जो लाइट को पास नहीं करता है ना। तो लाइट, ये कैप अगर आपने रख दिया टिप के ऊपर तो इसमें से लाइट तो पास नहीं हो पाएगी। तो लाइट अगर पास नहीं हो पा रही है मतलब यहाँ पे भी आपको बेंडिंग नहीं दिखेगा। तो इसने फिर से दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि जो ग्रोथ फैक्टर है इसको डिफ्यूज करने के लिए आपको लाइट की जरूरत होती है, और लाइट जिस डायरेक्शन से आप प्रोवाइड करते हो उसी डायरेक्शन से आपका यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर जो है इसका डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर ग्रोथ आप लाइट अगर प्रोवाइड नहीं करते या फिर कैप रख दिया टिप के ऊपर या टिप को कट कर दिया तो उस केस में आपको कर्वेचर नहीं दिखता, बेंडिंग आपको नहीं दिखती। और इससे इसने ये एक्सपेरिमेंट से दो कंक्लूजन निकाले कि एक तो आपका टिप ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, दूसरा कि लाइट
इंड्यूस ग्रोथ स्टिमुलस प्रोडक्शन जो है इसके लिए टीप ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ग्रोथ स्टिमुलस is produced in the coleoptile tip and is transmitted to the growth zone, ठीक है। यहां तक ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस, हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बॉयसन एंड जेनसन का। इन्होंने इसके बाद में एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डार्विन का एक्सपेरिमेंट ही कॉपी किया है, सिर्फ थोड़े से चेंजेस किए। माइका शीट लिया और इसको डार्क साइड मतलब जिस साइड से आप लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो वो डार्क साइड है, और जो साइड से आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो लाइट साइड, ठीक है। आपने माइका शीट को डार्क साइड में इंसर्ट किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने लाइट साइड में इंसर्ट किया। अगर आप लाइट साइड में इंसर्ट करते हो तो बेंडिंग मिलता है, और अगर डार्क साइड में इंसर्ट करते हो तो बेंडिंग नहीं मिलता। तो इसने क्या बोला, माइका शीट मतलब क्या, जिससे कोई भी आपका केमिकल जो है डिफ्यूज नहीं कर सकता, है ना। तो इसने ये एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो केमिकल फैक्टर है, ये केमिकल फैक्टर आपका डार्क साइड में जब डिफ्यूज होता है तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बेंडिंग मिलेगा। अगर आप उसको लाइट साइड में अगर इंसर्ट करते हो तो वहां पे बेंडिंग मिल रहा है, इसका मतलब लाइट साइड में आपका जो ग्रोथ स्टिमुलस है वो डिफ्यूज नहीं होता और वो बेंडिंग के लिए उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर। उसके बाद में इसने क्या किया, इसको कंफर्म करने के लिए टिप निकाला कि सही में अपने अगर केमिकल फैक्टर जो है उसको ओनली वन साइड मतलब डार्क साइड में अगर आपने डिफ्यूज किया तो सही में बेंडिंग होता है क्या। तो उसके लिए इसने क्या किया, टिप को रिमूव किया, और टिप को रिमूव करने के बाद में वो टिप को इसने जिलेटिन ब्लॉक के ऊपर रख दिया, ठीक है। जिलेटिन ब्लॉक के ऊपर रखने के बाद फिर इसने ये लाइट को प्रोवाइड किया। तो लाइट को अगर ये प्रोवाइड करता है तो लाइट को प्रोवाइड करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे बेंडिंग मिली। तो इसने ये बोला कि जो आपका ग्रोथ स्टिमुलस है, ये ग्रोथ स्टिमुलस केमिकल फैक्टर होता है, ठीक है। ये आपका डिफ्यूजेबल होता है, ठीक है। तो बॉयसन एंड जेनसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उससे ये पता चला कि जो ग्रोथ स्टिमुलस है, ये ग्रोथ स्टिमुलस क्या होता है, डिफ्यूजेबल होता है, ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था पाल ने, ठीक है। और इसने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट बॉयसन एंड जेनसन ने किया था उसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि माइका शीट अगर आप डार्क साइड में लगाते हो तो जो केमिकल फैक्टर होता है वो नीचे की तरफ डिफ्यूज नहीं होता। अगर नीचे की तरफ डिफ्यूज नहीं होता तो वो बेंडिंग भी शो नहीं करेगा। बट अगर आप उसको लाइट साइड में अगर इंसर्ट करते हो तो
केमिकल फैक्टर डार्क साइड में डिफ्यूज होता है और बेंडिंग शो होती है, मतलब बेंडिंग के लिए सिर्फ डार्क साइड जो है इसका ही डिफ्यूजन जरूरी होता है। तो इसने इसको कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, टिप को कट किया और टिप को वन साइड में रखा। वन साइड मतलब क्या, अभी ये टिप क्या करेगा, केमिकल फैक्टर को प्रोड्यूस करेगा। ये तो डार्विन ने बताया था कि केमिकल फैक्टर कौन प्रोड्यूस करता है, टिप। तो टिप अगर केमिकल फैक्टर को प्रोड्यूस करेगा तो ये आपका डिफ्यूजन सिर्फ इतने पोर्शन में होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है। अब इतने पोर्शन में डिफ्यूजन होगा, तो इतने पोर्शन में डिफ्यूजन होने के बाद में यहाँ पे आपको बेंडिंग दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये कंफर्म हो गया कि जो आपका फैक्टर है ये प्रोड्यूस कौन करता है, टिप प्रोड्यूस करता है। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिल गया कि वो केमिकल फैक्टर है। तीसरा कंफर्मेशन क्या मिल गया कि आपका जो केमिकल फैक्टर है ये अगर बेंडिंग करता है कोलियोप्टाइल का, तो उसके लिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए आपके केमिकल फैक्टर का। अनइक्वल मतलब सिर्फ आपको डार्क साइड में उसकी जरूरत है, आपको लाइट साइड में जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक? यहां तक ठीक है? हाँ सर। सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक बार बताइए, हाँ, थर्ड पॉइंट जो आप। वो आएगा सामने। यहां तक समझ में आया? हाँ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये अपन अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके सर। अब देखो, जैसे ये आपका टीफ है, ठीक है, और ये आपका नीचे वाला पोर्शन। अब होता क्या है कि टीप क्या कर रहा है, केमिकल फैक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर। टीप केमिकल फैक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है, और वो भी कौन से साइड में प्रोड्यूस कर रहा है, डाउनवर्ड साइड में। ठीक है क्या? अगर वो डाउनवर्ड साइड में उसको क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है, तो ये पूरा टीप आपके केमिकल फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम लाइट सभी तरफ से प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल कंडीशन है, वहां पे कोई भी एक साइड से थोड़ी लाइट जाएगा, लाइट तो हर एक डायरेक्शन से जाएगा, बराबर। जरूर। तो इस केस में क्या होता है, जो टीप है ये लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस तो करता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सभी डायरेक्शन में रहेगा। जैसे अभी अपन ने बताया है कि टीप से वो डाउनवर्ड साइड में सभी पोर्शन को इक्वल अमाउंट में ग्रोथ फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि लाइट सभी डायरेक्शन से आ रहा है, बराबर। हाँ सर। अगर सभी डायरेक्शन से, अगर यहाँ पे आपको लाइट मिल रहा है और जितना भी पोर्शन था कोलियोप्टाइल का, ये सभी पोर्शन जो है उसको आपका ग्रोथ फैक्टर अगर इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, तो ये ग्रोथ फैक्टर की, या फिर अपन बोल रहे हैं कि जो भी आपका स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस की एक्टिविटी सभी सेल के ऊपर एक जैसी है, बराबर। हाँ सर। सभी सेल के ऊपर सिग्नल सेम मिलेगा आपको। तो क्या होता है कि जब सिग्नल सेम मिलता है तो सभी सेल एक जैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब यहाँ पे सभी सेल जो है ये इलोंगेट हो रहे हैं और सेम तरीके से इलोंगेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ में कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पे ग्रोथ हो रही है दिखेगा। ठीक है, मतलब कोलियोप्टाइल जैसा था वैसे दिख रहा है। बट इन केस ऑफ फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म जब अपन करते हैं, फोटोट्रोपिज्म का मतलब कोई भी एक साइड से अपन जब लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे अपन ने जो डायरेक्शन बताया राइट साइड से अपन लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल का मतलब क्या, तो देखो, अनइक्वल का मतलब होता है कि जिस साइड से आप लाइट को प्रोवाइड कर रहे हो
वो साइड का सारा ऑक्सीजन उसके डार्क साइड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन जो है ये इस साइड में चला जाएगा, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है क्या? जिस साइड से आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो साइड का पूरा ऑक्सीजन कौन से साइड पे जा रहा है, डार्क साइड में। अगर डार्क साइड में सारा ऑक्सीजन चला गया तो क्या होगा, आपके जो डार्क साइड वाले सेल है उनके ऊपर ही एक्टिविटी दिखेगी, वो आपके ग्रोथ स्टिमुलस की। अगर उसके ऊपर एक्टिविटी दिखती है तो जो साइड को आपका ऑक्सीजन, जो साइड को आपका ग्रोथ स्टिमुलस मिलता है वो ग्रोथ स्टिमुलस ये सेल को इलोंगेट करना स्टार्ट करता है। एक्चुअली इसका जो फंक्शन है ये सेल इलोंगेशन ही है। तो ये डार्क साइड वाले सेल को क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है। और जो लाइट साइड वाले सेल है इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उनका उतना आपको सेल इलोंगेशन नहीं दिखेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो एक साइड है उसका लेंथ बढ़ जाता है और जो दूसरा साइड है उसका लेंथ छोटा है। तो ऑब्वियस है कि आपको क्या मिलेगा, जिस साइड से आपका लेंथ बढ़ गया है सेल का, सेल इलोंगेट हो गया है, वो आपका बेंड करना स्टार्ट करेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या, बताओ पहले। हाँ सर। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो टिप प्रोड्यूस कर रहा है बट इसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हो रहा है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन एक ही साइड पे हो रहा है, मतलब डार्क साइड पे। ठीक है, तो ये जो सेल है ये वाले सेल ही आपके इलोंगेट कर पाएंगे क्योंकि इनको ही आपका ग्रोथ स्टिमुलस मिल रहा है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या दिख रहा है रे, पहले वाले केस में आपका जो ग्रोथ स्टिमुलस है ये सभी डायरेक्शन से सेम है, बराबर। और ग्रोथ स्टिमुलस अगर सभी डायरेक्शन से सेम है मतलब ये सभी के सभी सेल्स आपके इलोंगेट करेंगे एक साथ एक जैसे। तो एक जैसे अगर इलोंगेट कर रहे हैं तो आपको वहां पे कोई भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो अनइक्वल ग्रोथ भी नहीं है। दूसरे केस में लाइट अगर आपने जिस डायरेक्शन से प्रोवाइड किया तो वो आपका इंड्यूस करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलस के लिए। और ग्रोथ स्टिमुलस अगर डार्क साइड में चला गया तो वहां के सेल आपकी इलोंगेट होना स्टार्ट करेंगे। यहां तक ठीक है अभी? हाँ सर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सेल है ये सेल आपके यहाँ की इलोंगेट हो गई, बराबर। तो इधर के सेल आपके इलोंगेट नहीं हुए हैं। ठीक है कि यहाँ तक अभी? हाँ सर। चलो, समझ में आया अभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? हाँ। तो क्वेश्चन 2 मार्क के लिए अगर आया कि फोटोट्रोपिज्म के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फोटोट्रोपिज्म के लिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वेंट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि अगर अपन ने टीप को ना रखते हुए अगर सिर्फ केमिकल फैक्टर अगर प्रोवाइड किया तो यहाँ पे आपका जो कोलियोप्टाइल है ये बेंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, और कितना अमाउंट में ऑक्सीजन जो है ये आपका कोलियोप्टाइल बेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो उसके लिए वेंट ने क्या किया, जो टिप थे वो टिप को उसने जिलेटिन ब्लॉक्स के ऊपर रख दिया, तो टिप का सारा जो केमिकल फैक्टर है या ग्रोथ स्टिमुलस है वो सारा जिलेटिन ब्लॉक में आ जाएगा। जिलेटिन ब्लॉक को कट कर दिया और उसको फिर रखा टिप के ऊपर, तो टिप यहाँ पे बेंडिंग करना शो करता है। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि अपन ने क्या बोला, लाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, वो केमिकल जो फैक्टर है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप अगर उसको इन विट्रो लैब में क्या कर रहे हो, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो विदाउट लाइट, तो भी वो बेंडिंग शो करेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो इसने क्या किया, एक्स एक्सिस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लिया, जिलेटिन कॉन्सेंट्रेशन लिया किसका, आपके ग्रोथ स्टिमुलस का, और वाई एक्सिस के ऊपर लिया कर्वेचर, कितना डिग्री में हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, बराबर। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अलग अलग यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कर्वेचर मिलता है अलग अलग डिग्री में। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना डिग्री में आपको क्या मिलेगा, वहां पे बेंडिंग मिलेगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इसने एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया था। ठीक है, चलो यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर, हाँ ठीक। सर। यस। तो जो फैक्टर आपका अनइक्वल ग्रोथ या फिर सेल ग्रोथ एंड सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमने बोला है ऑक्सीन। तो जो फर्स्ट हार्मोन था जो सेल इलोंगेशन एंड सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीन बोलेंगे। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो जो पॉइंट को मैं स्टार करते जाऊंगा उसको आपको याद रखना है, बाकी एक्स्ट्रा के पॉइंट है उसको आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहली बात, ऑक्सीन जो है ये फर्स्ट प्लांट हार्मोन था जिसको आपने स्टडी किया, बराबर। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, आपका जो ऑक्सीन है इसका केमिकल नेम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है 2 मार्क के लिए, कि ऑक्सीन जो है इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो ऑक्सीन के 3 एग्जाम्पल्स है जो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, बट इसमें से इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो। तो देखो इसका नाम कैसे याद रखना, इंडोल रिंग जो है इसके साथ में एसिटिक एसिड आपका अटैच है, तो इसको बोला था इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है इससे ही आपका दूसरा याद रखना, सिर्फ क्लोरीन ग्रुप लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में थर्ड, इंडोल एसिटिक एसिड के जगह पे आपको यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ाने हैं, मतलब वो हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड। तो ये बन जाएगा आपका इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है क्या यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है क्या? हाँ सर। तो अपन ने 3 नाम लिखे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ऑक्सीन जो है या आप
इसका एग्जाम्पल अपन ने लिखा, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड एंड 4-क्लोरोइंडोल एसिटिक एसिड। बट नेचर में ऐसा तो नहीं है कि ये 3 मैंने बुक में लिख के हैं या अपने नोट्स में लिख के रखे हैं तो इसके अलावा कोई ऑक्सीजन आपको नेचर में मिलेगा ही नहीं। ऑक्सीजन जो है ये उस केमिकल फैक्टर को बोला जाता है जिसके बायोलॉजिकल फंक्शन आपके ये तीनों के साथ में मैच करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आप किसको बोल सकते हो? ऑक्सीजन आप उस कंपाउंड को या फिर केमिकल फैक्टर को बोल सकते हो जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपके इंडोल एसिटिक एसिड के साथ में मैच होती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, हमने सबसे पहला कौन सा पढ़ा? सेल इलोंगेशन, याद रहेगा क्या? हाँ सर। ठीक है, उसके बाद में अगर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये दोनों हार्मोन को अगर अपन मिक्स करते ना तो वो कैलस डेवलप करता है। कैलस का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट से अगर अपन एक्सप्लांट लाते और उसको ऐसे मीडियम में रखते जहां पे ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो उस केस में वो जो सेल है ये नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करता है और वो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म को खुद को मेंटेन करता है, जैसे ट्यूमर सेल का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर कोई भी एक्सप्लांट को अगर अपन ग्रो करते इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन होना चाहिए, तो ये आपका डेवलप कर देगा इसको किसमें? एक्सप्लांट को कैलस में। ठीक है, ये ऑक्सीजन इज टू साइटोकाइनिन रेशियो अपन जब साइटोकाइनिन पढ़ेंगे ना तब उसमें पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होता है, साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होता है। बट फिलहाल के लिए इसको याद रखो क्योंकि ये रेशियो भी 2-2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज टू साइटोकाइनिन रेशियो अगर इक्वल है, ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट किस में हो जाएगा? कैलस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी केमिकल फैक्टर जिसको आप साइटोकाइनिन के साथ में मिक्स करते हो इक्वल अमाउंट में, तो अगर वो एक्सप्लांट को कैलस में डेवलप करता है तो उसको आप ऑक्सीजन बोल सकते हो। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलस डेवलपमेंट इन प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, उसके बाद में तीसरा, एडवेंटेजेस रूट फॉर्मेशन करना चाहिए। एडवेंटेजेस रूट फॉर्मेशन का मतलब मैं आपको बता देता, अगर कोई भी ऐसा पोर्शन जो जहां से रूट कभी डेवलप नहीं होता, जैसे लिप से कभी रूट जो है ये डेवलप नहीं होता, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका लीफ का अगर शेडिंग होता है और वो लीफ अगर सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और उससे फिर कंप्लीट प्लांट बनता है। देखा है क्या ऐसे कभी? हाँ सर। तो यस ये जो रूट्स है ये कहां से डेवलप हुए? लीफ से। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे रोज होता है, रोज का जो प्लांट होता है उसका स्टीम कट करो, उसको सॉइल में आप डाल दो तो उसके ऊपर रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो स्टीम से तो कभी रूट नहीं निकलता, फिर इससे जो रूट डेवलप हो रहा है वो तो स्टीम सेल से निकल रहा है। नॉर्मल प्लांट में कभी भी आपने देखा क्या कि स्टीम है सॉइल के ऊपर और वहां से आपका रूट डेवलप हो रहा है? होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बट अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो आपका रूट डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको बोला जाता है एडवेंटेजियस रूट। तो एडवेंटेजियस रूट अगर ये डेवलप करता है एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ये इंड्यूस करता है किसको, एडवेंटेजियस रूट फॉर्मेशन को। ठीक है क्या यहां तक? हाँ सर। उसके बाद में बाकी का जो भी अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हम पढ़ने वाले ऑक्सीजन में, जैसे लिप सेनिसेंस या अब्सेशन जो है उसको डिले करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, तो बाकी के फंक्शन है, बट ये 3 मेन फंक्शन को आपको याद रखना है। एक अपन ने बोला सेल इलोंगेशन, दूसरा बोला कैलस कल्चर डेवलपमेंट, और तीसरा बोला एडवेंटेजियस रूट। ये 3 तो भी याद रहेंगे क्या? तीनों को आपको याद रखना है। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो इसको सिंथेसाइज्ड कौन करता है? तो ऑक्सीजन जो है इसको वो टिश्यू सिंथेसाइज करेगा, वो मैटर जो लिखा है ना उसके ऊपर कुछ भी मत देखो, सिर्फ मेरी बात सुनते जाओ, आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन को वही टिश्यू सिंथेसिस कर सकता है जो सबसे टॉप के ऊपर हो। टॉप के ऊपर मतलब अपने ऑक्सीजन जो है उसका